चलिए, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डेरिवेटिव का किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में एक नया वर्ड था जो लिखा हुआ था बीटा। ठीक है, उस बीटा के बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। वैसे तो बीटा के बारे में विस्तार में जानने के लिए कहाँ पर है, आपका पोर्टफोलियो के अंदर। तो दो ठो टर्म था, पोर्टफोलियो और बीटा, एक वर्ड थोड़े, दो टर्म था, पोर्टफोलियो और बीटा। उसके बारे में आज थोड़ा समझेंगे। एक सेकेंड, माइक ठीक है कि नहीं? ठीक, चलिए। तो सर सबसे पहले तो पोर्टफोलियो क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो पोर्टफोलियो कुछ नहीं है, जब कोई भी इन्वेस्टर मल्टीपल शेयर में इन्वेस्ट करता है, मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, या फिर शेयर्स प्लस बॉन्ड प्लस म्यूचुअल फंड, इनमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है, क्या या तो मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, या तो शेयर में इन्वेस्ट करे, साथ ही साथ बॉन्ड में इन्वेस्ट करे, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, और या भी और भी कई चीजें हैं। रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे। उन सबको अगर लाइन से बनाया जाए, एक चार्ट बनाया जाए, तो उसे कहा जाता है पोर्टफोलियो। चार्ट बनाया जाए, मिस्टर एक्स के पास ए लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर कितना है, उसका मार्केट प्राइस क्या है, उस पर डिविडेंड क्या मिलने वाला है, ठीक है, तो अपना रिटर्न क्या होगा, हो गया पोर्टफोलियो। बी लिमिटेड है, उसका नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारे पास। म्यूचुअल फंड ए बी सी है, उसका कितना नंबर ऑफ यूनिट है हमारे पास, उसका मार्केट प्राइस क्या है, किस रेट पे एक्वायर किया गया था। समझ में आया? यही चीज होता है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो कुछ नहीं है, जब एक व्यक्ति का जब एक व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट जहां जहां उसने कर रखा है, उसको एक जगह अगर रखा जाए, एक जगह अगर रखा जाए, तो उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। मतलब जो टर्म दिया गया है उस चीज को समझने के लिए कि माइंड से कैसे टर्म दिया गया है। जैसे कि मेरा नाम बोला जाए विशाल, तो मैं समझता हूँ कि मुझे को बुला रहा है कि नहीं? तो अगर विशाल बोले तो मैं मुड़ूंगा। वैसे ही इसको एक टर्म जो दिया गया समझने के लिए कि अब क्या बोले, और कोई आदमी को बताना पड़े कि सर आपका पोर्टफोलियो मैंने कि आपका क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, बोलेगा ए लिमिटेड में है, बी लिमिटेड में है, ये ऐसा ऐसा है। तो उसके सामने वाला इंसान क्या बोले, उसको क्या बोल के मांगे, क्या बोल के मांगे उससे कि सर आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसे मांगेगा? बोलेगा सर आपका पोर्टफोलियो क्या है। आया समझ में? तो पोर्टफोलियो क्या है? वो टर्म दिया गया है, आपका जो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है कहाँ कहाँ है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी में है या फ्यूचर्स में है। नहीं समझे? फ्यूचर्स में कितना है, मान लो निफ्टी का फ्यूचर ले रखा है, ठीक है, ऑप्शन में कितना है, फॉरवर्ड में कितना है, ये सब जब एक जगह मिला के प्रेजेंट किया जाए तो उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जनरली पोर्टफोलियो का मतलब इतना ही होता है कि हमने कहाँ कहाँ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? और सर बीटा क्या होता है? सर बीटा जो होता है ना, बीटा जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी एक चीज को समझने के लिए वर्ड दिया गया है। तो जैसे कोई बीटा बोले तो लोग समझ जाए क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे भी आपको बीटा बोले तो आप समझ जाइए। बाद में बोला पोर्टफोलियो का बीटा 2 है, इसका मतलब यही होता है कि अगर मान लेते हैं कि मार्केट का
आज टुडे आज आज रेट ऑफ रिटर्न मतलब आरएम जो है 10% है, ठीक है। पोर्टफोलियो का बीटा जो है 2 है। इसका मतलब अगर कल मार्केट 1% गिर जाए तो मेरा पोर्टफोलियो कितना गिरेगा? 2%। आया समझ में? ये 0.50 अगर बोल दे बीटा तो क्या मतलब होगा सर? तो उसका मतलब होगा कल अगर मार्केट 1% गिर जाए तो मेरा पोर्टफोलियो 50% ही गिरेगा, ना कि 1% गिरेगा। सॉरी, 0.50% गिरेगा, आधा परसेंट गिरेगा, ना कि 1% गिरेगा। तो बीटा है क्या सर? बीटा इज अ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या? सेंसिटिविटी सर कितना सेंसिटिव है हमारा पोर्टफोलियो मार्केट के हिसाब से, कि मार्केट में अगर हल्का सा हलचल हो तो मेरे पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा। क्या सर बीटा एक्चुअल डाटा देता है? नहीं, बीटा अजम्पशन मानता है बहुत सारी चीजों को, उस पर डाटा देता है। एक्चुअल में 2% गिरेगा मेरा पोर्टफोलियो, हम नहीं कह सकते एक्चुअल में 2% गिरेगा, पर थ्योरेटिकली 2% गिरेगा। आया समझ में? थ्योरेटिकली 2% गिरेगा अगर मार्केट 1% गिरा। उसी का उल्टा अगर मार्केट कल 1% गिरने के बजाय 1% अगर बढ़ गया होता तो हमारा पोर्टफोलियो कितना बढ़ा होता? 2%। हमारा पोर्टफोलियो कितना बढ़ा होता? 2%। अगर बीटा 0.50 होता तो हमारा पोर्टफोलियो कितना बढ़ा होता? 0.50%, ना कि 1%। क्यों? क्योंकि मार्केट से हमारा पोर्टफोलियो कितना सेंसिटिव है, नहीं समझे? ऐसा होता है कुछ लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसको हल्का सा उंगली करो गुस्सा हो जाएगा। कुछ लोग बहुत कम सेंसिटिव होता है, उसका कितना ही मजाक उड़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे ही पोर्टफोलियो भी होता है। कुछ पोर्टफोलियो हाईली सेंसिटिव होता है, मतलब मार्केट में हल्का सा हलचल और पूरा पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो जाएगा। बढ़ा तो भी बहुत डिफर कर जाएगा, घटा तो भी बहुत डिफर कर जाता है। उसको कहता है हाईली वोलेटाइल पोर्टफोलियो, मैंने बहुत वोलेटाइल है, मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे तुरंत हो जाता है। तो जो भी हाईली वोलेटाइल पोर्टफोलियो होगा उसका बीटा हमेशा 1 से ज्यादा होगा, ऑब्वियस सा बात है। 1 से ज्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, कुछ भी हो सकता है। और जो लेस वोलेटाइल है वो 1 से कम होगा, ऑब्वियस सा बात है। तभी तो मार्केट में कुछ भी चेंज हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मार्केट में अगर 1% डाउन गया और बीटा अगर 0.50 है तो मेरा पोर्टफोलियो बस 50% नीचे गिरेगा। मेरा पोर्टफोलियो बस 50, सॉरी 50 कर रहा हूँ, फिर वही गलती बोल देता हूँ मैं, 0.50% ही नीचे गिरेगा, ठीक है। आधा परसेंट ही नीचे गिरेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो यही है पोर्टफोलियो। अब सर एक टर्म आता है हेजिंग। सर ये हेजिंग क्या होता है? हेजिंग कुछ नहीं है। हेजिंग कहने का मतलब होता है, क्योंकि हम फ्यूचर मार्केट में काम कर रहे हैं, शायद स्पेलिंग गलती ना लिख दूं मैं, चांसेस है गलती लिख ही दिया होगा, ठीक है देख लेना। स्पेलिंग कभी कभी मैं गलती लिख देता हूँ, देख लेते हैं हम। ये हेजिंग का स्पेलिंग गलत लिखा है सही लिखा, होता क्या है ना कि वर्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत आता है कभी। हाँ, ठीक है, हेज लिखा है, हेजिंग का स्पेलिंग सही है। चलो, हेजिंग क्या होता है सर? हेजिंग कुछ नहीं है। अगर हमने स्पॉट मार्केट में क्या किया, बाई किया, तो हम फ्यूचर मार्केट में सेल करेंगे। सर ऐसा है तो आर्बिट्राज में भी कर रहे थे। हाँ, आर्बिट्राज में हम लोग क्या कर रहे थे? हेजिंग ही का कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहे थे। अगर हमने स्पॉट मार्केट में सेल किया तो फ्यूचर मार्केट में बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ बाई लिया तो बढ़ने पे फायदा है, लेकिन गलती से अगर गिर जाए तो नुकसान हो जाएगा। तो अगर गिर जाए तो फिर कहाँ फायदा होगा? यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर बढ़ गया तो कहाँ नुकसान हो सकता है? यहाँ नुकसान हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? नहीं समझे हेजिंग का मतलब? स्पॉट में बाई किए, फ्यूचर में सेल किए, तो स्पॉट में पोजीशन क्या है सर? बाई किए। बाई बढ़ने में फायदा होता है ना, बाई बढ़ने में फायदा होता है। अगर स्पॉट मार्केट में प्राइस बढ़ा तो फायदा होगा, लेकिन फ्यूचर मार्केट में उस केस में लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो अपना लॉस है सेट ऑफ कर लेगा थोड़ा बहुत जो भी है। इसको हेजिंग सर करते हैं क्यों है? तो बढ़ गया दाम तो
इसलिए करते हैं ताकि अपने लॉस को कम से कम रखा जा सके और अपने गेन को मैक्सिमाइज किया जा सके। सर इसमें तो कभी कभी ऐसा भी होगा सर, खाली बाय लिए बढ़ जाता तो गेन होता, पर सर ये लॉस भी आ जा रहा है, यहाँ सेल ले लिए थे, सेल में तो बढ़ने पे नुकसान हो जाएगा, सेल पोजीशन बढ़ने पे नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे ना वो, आपको यकीन है कि बढ़ता, पता है बढ़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं ना पता है किसी को मार्केट के बारे में बढ़ेगा घटेगा, कोई जान सकता है, कोई प्रिडिक्ट कर सकता है? कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि मार्केट घटेगा कि बढ़ेगा। तो वो अपने रिस्क को कैसे कम करेगा? जस्ट अपोजिट पोजीशन लेके दूसरे मार्केट में। क्यों? ताकि अगर किसी कारणवश ये गिर जाए, उम्मीद तो बढ़ने का किया था, किसी कारणवश ये गिर जाए तो फ्यूचर मार्केट उस लॉस को, मेरे लॉस को कम करेगा। आया समझ में? ये होता है हेजिंग। सेम तुम सेल में देख लो, अगर तुमने स्पॉट में सेल किया था, इसका मतलब क्या था कि गिरता तो फायदा। सर ये स्पॉट में सेल कैसे होता है? सर आज तो खाली बाई सुने हैं, स्पॉट में सेल। सर बाबू इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम सुने हो? इंट्राडे ट्रेडिंग सुने हो ना? खूब सुने हो उसके बारे में। ठीक है, समझ में नहीं आता सर, होता है कैंडिडेट इंट्राडे ट्रेडिंग में, आपके पास स्टॉक होता नहीं है, आपके पास स्टॉक नहीं होता है, एक लेंडिंग स्कीम होता है। लेंडिंग स्कीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेंडिंग स्कीम का सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेंडिंग स्कीम कहता है तुम्हारे पास शेयर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना शेयर दे दूंगा, अपना शेयर दे दूंगा, तुम सेल कर दो। तो मैंने कहा सर 100 रुपए पे सेल कर दिया मैंने, मुझे 100 रुपए आ गए, मैं उस 100 रुपए को इन्वेस्ट करूं, जो करूं, मेरे पास पूरे दिन भर का समय है, मैं उस 100 रुपए को 200 रुपए बना लूं, 300 रुपए बना लूं या जीरो कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही दिन खत्म होगा, जैसे ही दिन खत्म होगा, जिससे मैंने वो शेयर लेंड किया था वो बोलेगा मुझे बाई करके वही शेयर शाम में दे देना, मुझे बाई करके वही शेयर शाम में दे देना। अब हो सकता है शाम के समय उस शेयर का दाम 110 हो, तो नुकसान हो गया मुझे, क्योंकि सेल पोजीशन में फायदा कब होता है? अगर गिरता तो। इसको मैं 200 कर दूं कि जीरो कर दूं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो गया, अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अभी बात सिर्फ यहीं तक रहेगा कि मैंने 100 में सेल किया था, तो मुझे शाम में उसे वापस बाई करके देना होगा। जब मुझे उसे वापस बाई करके देना होगा तो अगर 110 का नुकसान हो गया, पर वही चीज अगर 90 रुपया हो गया तो मुझे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेल किया था उससे मांग के शेयर 100 रुपया में, और शाम में 90 रुपया में खरीद के उसको वापस कर दिया, तो मुझे 10 रुपया का फायदा हुआ। लेकिन अगर ये वाला केस हो गया तो मुझे 10 रुपये का लॉस हो गया। आया समझ में? तो इसलिए स्पॉट मार्केट में भी सेल और बाई होता है। ठीक है, स्क्योरिंग ऑफ द पोजीशन क्या होता है ये तो समझ चुके हो, आज बाई तो कल सेल करना है। सेम वही चीज है ये स्कोरिंग ऑफ द पोजीशन, अगर सुबह में तुमने सेल किया है तो शाम होते होते बाई करना होगा। आया समझ में? शाम होते होते बाई करना होगा। तो अगर मैंने सेल किया स्पॉट मार्केट में तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करूंगा? फ्यूचर मार्केट में बाई करूंगा। ये अगर किसी कारण बस प्राइस नहीं गिरा या बढ़ गया, तो बढ़ गया तो यहाँ बाय पोजीशन था तो यहाँ तो गेन ले आऊंगा ना। ठीक है, यहाँ भले लॉस हो जाएगा पर यहाँ तो गेन हो जाएगा, यहाँ तो बाय पोजीशन था, तो मैं अपने लॉस को मिटिगेट कर पाऊंगा। मान लो ये 10 रुपए का लॉस हुआ था, अगर फ्यूचर मार्केट में 5 रुपए का गेन हो जाए तो मेरा लॉस, नेट लॉस कितना बन जाएगा? सिर्फ 5 रुपया बन जाएगा। इसी कारण से हम उल्टा पोजीशन लेते हैं और इसको कहते हैं हेजिंग। आया समझ में? कोई दिक्कत? गलती से अगर दाम बढ़ गया तो क्या होगा? तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। मान लो यहाँ पे लॉस हुआ 3 रुपया, ठीक है सर मैं 10 रुपया नहीं कमा पाया, 7 रुपया तो कमाऊंगा, पर ऐसा ना हो सके -10 हो जाए। -10 होने से तो अच्छा कि 7 रुपया ही कमाओ। तो जब भी ऐसा हेजिंग करते हैं ना, तो हम, हो सकता है कि मेरा स्पॉट मार्केट में गेन का जो पोजीशन था हम लूज कर दे थोड़ा सा पैसा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर यहाँ गेन हुआ तो यहाँ लॉस होगा, अगर यहाँ लॉस हुआ तो यहाँ गेन होगा। ठीक है, यहाँ लॉस हुआ तो यहाँ गेन होगा, यहाँ गेन हुआ तो यहाँ लॉस होगा। ये सिंपल है। क्यों? क्योंकि हम उल्टा पोजीशन ले रहे हैं दोनों मार्केट में। समझ में आया? हमारा प्रॉफिट घट सकता है, गेन हुआ, अगर स्पॉट में गेन हुआ है तो फ्यूचर में लॉस होने के कारण हमारा हो सकता है कि इनफ्लो घट जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर -10 होने से तो अच्छा है ना, -10 होने से तो अच्छा है। समझ में आया?
अब इसी बाई को एक और नाम दिया गया है, वो है लॉन्ग, और सेल को एक और नाम दिया गया है, वो है शॉर्ट। समझ गए? तो ये नाम का बात है सिर्फ। मेरा नाम विशाल भी है, अब मेरा नाम मिस्टर एथिसिस्ट भी है, ठीक है, चैनल के हिसाब से कोई दिक्कत। आपका नाम हो सकता है कुछ और हो, आपके घर का नाम कुछ और हो, वैसे ही ये है, ये उसके घर का नाम है, ये उसके मार्केट का नाम है, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट, और घर का नाम क्या है, बाई सेल। कोई दिक्कत? तो अब आपको मोटा मोटी फिगर मिल चुका होगा कि कैसे एक मार्केट ऑपरेट करता है, कैसे हेजिंग होता है, क्या बीटा है, बीटा का अर्थ क्या है, बीटा का मतलब क्या है। तो अब अपने क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, आइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा था बीएससी। अब ऐसे बाद एक नाम लिखना भूल गया होगा, वो बीएससी इंडेक्स स्पॉट मार्केट में कीमत चल रहा है 5,000। सर ये इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स समझ जाओ, करता क्या है मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या करता है, उसको पैसा कमाने का बहुत सारा जरिया है उसके पास। सर फ्यूचर फॉरवर्ड तो ले ही आया था, ऑप्शन ले ही आया, ठीक है, जहां सट्टा खिला रहा था फ्यूचर ऑप्शन में। स्टॉक मार्केट में क्या करता है, एक और काम करता है, वो इंडेक्स बनाता है, इंडेक्स बनाता है। ये इंडेक्स क्या होता है? तो अच्छी अच्छी कंपनियों का 10 कंपनी का, अच्छे अच्छे 10 कंपनी का, अच्छे अच्छे 50 कंपनी का, अच्छे अच्छे 60 कंपनी का शेयर का वैल्यू एक साथ जोड़ लेता है, और उसका एक प्राइस निकाल करके मार्केट में फिर उस पर एक तरह से कह सकते हो कि जुआ खिलाता है कि तुम खरीदो, बढ़ा तो ठीक, गिरा तो नुकसान। वो स्पॉट में होता है। बीएससी इंडेक्स स्पॉट मार्केट में देखते होगे ना, इंडेक्स गिर गया, इंडेक्स गिर गया, इंडेक्स कुछ नहीं होता। इंडेक्स बेसिकली उस मार्केट में जो भी शेयर है, जो भी अच्छे शेयर हैं, टॉप 100, टॉप 500, टॉप 200, टॉप 50, टॉप 60, टॉप 70, उसका एक ग्रुप बना लिया गया है। उसमें शेयर एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बस ग्रुप बना लिया गया है, और उसका एक प्राइस रख दिया गया है, और लोग उस प्राइस पे खरीदते हैं उसको, और उसके बाद अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो लोगों को फायदा होता है। दैट इज जस्ट अ इंडेक्स। तो इंडेक्स बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, कभी कभी मार्केट को भी। इंडेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, मार्केट को। आया समझ में? कैसे बीएससी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जो तुम लोग देखते होगे टीवी पे कि बीएससी इंडेक्स लिख के आ रहा है, ठीक है, निफ्टी इंडेक्स लिख के आ रहा है। स्पॉट मार्केट का बात कर रहा हूँ, फ्यूचर वाले का नहीं। स्पॉट ही मार्केट का प्रचार चलता है टीवी पे, फ्यूचर मार्केट का प्रचार टीवी पर नहीं चलता है, मैंने न्यूज चैनल पे नहीं आता है। तो इंडेक्स कुछ नहीं है, उसने अपने बीएससी कौन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके यहाँ जो भी टॉप 500 शेयर है उसका एक ग्रुप बना लिया है, और एक प्राइस निकाल लिया है। एक्चुअल में वो ग्रुप बना नहीं है, बस प्राइस निकाल लिया है, और उसको कागज का पन्ना है वो बना करके इसको डीमैट के फॉर्म में अब देता है। पहले कागज का पन्ना होता था, अब डीमैट हो जाता है। डीमैट के फॉर्म में तुमको, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही तुम उसे खरीदते हो। अगर दाम बढ़ा तो अच्छा है, बाय पोजिशन था, बढ़ा तो फायदा, घट गया तो नुकसान। समझ में आया? तो बीएससी इंडेक्स का स्पॉट मार्केट में एक रेट होता है, तो उसका फ्यूचर मार्केट में एक रेट होगा। अब फ्यूचर मार्केट का रेट क्या होगा वो तो डिपेंड करता है सर, सिंपल टर्म में कहे तो सर फ्यूचर मार्केट में रेट होगा सर स्पॉट के बेस पे होगा। बाकी सर फॉर्मूला बहुत सारा है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग भी है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग भी है, मंथली कंपाउंडिंग भी है, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग भी है, ठीक है, और सर ईयरली कंपाउंडिंग भी है, ठीक है, और एक सर सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो जब तक क्वेश्चन ई का वैल्यू ना दे तब तक हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, और रेस्ट ना लिखा हो, मंथली रेस्ट क्वार्टरली रेस्ट ना लिखा हो, तब तक हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं क्या, कि सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक, माइनस एस इंटू वाई इंटू टी। अब इस फॉर्मूला को कंबाइन भी कर लेते हैं लोग, कहते हैं एस प्लस एस इंटू आर माइनस वाई टी। इसमें भी एस कॉमन निकाल लेगा, कुछ लोग कहेगा 1 प्लस आर माइनस वाई टी। कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैथ है।
कि फॉर्मूला को छोटा कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर ऐसी बात है सर, तो हमें स्पॉट रेट तो पता है सर 5,000 रुपया है, जरा फ्यूचर प्राइस निकाल ही दीजिए ना। अगर स्पॉट रेट 5,000 रुपया है, 5,000 वन प्लस आर कितना है 0.09 रिस्क फ्री माइनस 0.06, टी कितना है सर 4 मंथ है, जरा सॉल्व करिएगा। जीरो पॉइंट जीरो थ्री अब सर 0.03 होगा इंटू 4/12 प्लस 1 इंटू 5,000, 5,050 रुपया, 5,050 रुपया, 5,050 रुपया आ गया ना, कोई दिक्कत? तो अगर फॉर्मूला को अगर छोटा करने का बात है तो इतना छोटा क्यों करे, और छोटा कर देते हैं, ये s प्लस एस आर माइनस वाई इंटू टी क्यों करे, और छोटा कर देते हैं s इंटू 1 प्लस आर माइनस वाई। ये तो अपने हाथ में है ना, फॉर्मूला को छोटा करना अपने हाथ में। हमें फॉर्मूला का बेस पता है सर, स्पॉट प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड, कहानी खत्म। अब इसको कितना छोटा करना है फॉर्मूला को, आपके हाथ में, ठीक है। तो हमें सर मिल गया 5,050। अब उस क्वेश्चन में सर एक और चीज दिया हुआ है 50 टाइम्स। एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा, F इक्वल टू 5,050 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्यूचर का प्राइस है एक शेयर का, एक इंडेक्स का, एक इंडेक्स फ्यूचर मार्केट में जाए तो उसका प्राइस क्या चल रहा है 5,050। लेकिन कभी भी फ्यूचर मार्केट सिंगल शेयर में डील नहीं करता, वो बोलता है लॉट खरीदो। क्यों लॉट खरीदो क्यों कहता है, तो समझिएगा लॉट खरीदो क्यों कहता है। ऑब्वियस बात है, फ्यूचर मार्केट हमें जुआ खिला रहा है, और उस जुआ खिलाने के लिए वो बस इनिशियल मार्जिन लेता है, क्योंकि एक्चुअल में कुछ उसको देना नहीं है, शेयर देना नहीं है, तो खेलता क्या है, इनिशियल मार्जिन लेता है। ये इनिशियल मार्जिन काफी कम होता है। मान लो ये 5,050 रुपए का इंडेक्स था, और उसी का स्पॉट मार्केट में 5,000 रुपए चल रहा था, 5,000 रुपए चल रहा था, तो यहां पर उस इंसान से तो 5,000 रुपए लेगा नहीं, ऑब्वियस बात, बस एक मार्जिन लेगा। हो सकता है वो 500 रुपया लेकर के इंटर कर जाए, ठीक है। तो 500 रुपया लेकर के आपको एक शेयर के लिए खेलने दे, ये सही नहीं ना है। वो कहेगा कम से कम 50 शेयर के लिए जुआ खेलना है तो खेलो मेरे साथ, ये 500 रुपया देके एक अथी पे जुआ नहीं खेलूंगा मैं, क्या समझे। अरे कुछ तो पैसा दो, आए और फ्यूचर मार्केट में पोजीशन लो ना बड़ा यार। तुम 50 के लिए लो, 50 यूनिट के लिए लो, उससे अगर 50 यूनिट सही में खरीदने जाते स्पॉट मार्केट में तो तुम्हें लगभग 25 2.5 लाख रुपया लगता, पर मेरे यहाँ वही 50 यूनिट के लिए मात्र 25,000 रुपया लगेगा ना, क्या समझे। तो बस 25,000 रुपया तुमसे ले रहा हूँ इनिशियल मार्जिन के तौर पे, गेन होगा तो इसमें ऐड कर दूंगा, लॉस होगा तो इसमें माइनस कर दूंगा, वो अलग बात है। पर सिर्फ 25,000 रुपया ले रहा हूँ, क्या 500 रुपया लेकर गेम खेलोगे यार, 25,000 रुपया कम से कम दो, तो थोड़ा पोजीशन बढ़ा लो। पोजीशन तो खेल होगा तुम्हारा इसके साथ, 50 यूनिट के साथ खेला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा इतना हम दो, एक शेयर के लिए हम फ्यूचर मार्केट में कहा आ रहे हो, जाकर स्पॉट ही में खरीद लो ना। पोजीशन तुम्हारा 2.5 लाख का होगा, 25,000 रुपया दे करके 2.5 लाख का गेम खेलोगे। अगर बाई लिए हो, जितना ऊपर जाएगा उतना फायदा, जितना ऊपर जाएगा उतना फायदा, और अगर सेल लिए जितना नीचे जाएगा उतना फायदा। बस तुमको गेन या लॉस देंगे, क्या दिक्कत है। पर जब गेम खेलने ही आए हो तो क्या 500 रुपए देकर खेलोगे एक यूनिट पे, तो जाओ ना यार स्पॉट मार्केट में खरीद लो ना 5,000 रुपए दे करके। यहाँ पे आए हो जुआ खेलने, कुछ तो यार इज्जत करो जुआ खेलने का। आजकल तो सबको इज्जत करता है जुआ खेलने का, बड़े बड़े लोग प्रचार करते हैं जुआ खेलने का, क्या समझे, क्या समझे, कोई दिक्कत। तो चलो, इसीलिए वो कहेगा 50 यूनिट का कम से कम गेम खेलोगे तभी मैं फ्यूचर मार्केट में एंटर करने दूंगा। इसका मतलब
अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट का बात करूं, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बात करूं, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बात करूं, अगर एक यूनिट का बात करो फ्यूचर में तो 5050 का है, लेकिन अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बात करूं तो 5050 गुने 50 कितना आएगा, उतना वैल्यू होगा। तो वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, समझ में आ गया? वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा 2,52,500। तो एक जगह लिख लो वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो प्राइस ऑफ फ्यूचर निकाल लोगे, कितना निकला था, 5050, ठीक। फिर निकालोगे वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कितना हो जाएगा, 5050 इंटू 50। कोई दिक्कत? दो लाख 52,500। अब सवाल आता है कि मैंने पोर्टफोलियो जो रख रखा था अपना, मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना था, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना था, जरा देख के बताना। या मैं ही देख लेता हूँ, कोई देख तो रहे नहीं हो, तो मैं खुद ही देख लेता हूँ। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना था सर, 10,10,000, ठीक है, 10,10,000। ये पोजीशन क्या था सर, ये लॉन्ग था। तो हेजिंग करने के लिए क्या करना होगा सर, टू हेज वी नीड टू शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। टू हेज द पोर्टफोलियो, अब ऐसा बात है, लिख लेना, टू हेज द पोर्टफोलियो वी नीड टू शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या वी नीड टू सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तब सवाल आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा। तो अब कॉन्सेप्ट आता है बीटा क्या है पोर्टफोलियो का, बीटा का है पोर्टफोलियो का, ये क्यों आया समझिएगा। पोर्टफोलियो का बीटा कितना था, 1.5 था ना शायद, 1.5, समझ में? बीटा पोर्टफोलियो का 1.5 था, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज निकालना पड़ेगा, और वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो से वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड करते तो भी नंबर मिलता, ऑब्वियस सा बात है, तो भी नंबर मिलता, मिल जाता हमें कि ठीक है ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते ना, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था किसका सर, मार्केट का था ना, इंडेक्स का था ना, बीएससी के इंडेक्स का था ना। इसमें एक शेयर थोड़े था, बहुत सारा शेयर था, बहुत सारा शेयर था, बहुत तरह का शेयर था। अगर सेम शेयर का बात करता, सिर्फ शेयर का बात करता, सिर्फ शेयर का बात करता, सेम शेयर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बात करता, तो हम बोलते एक के बदले एक, एक के बदले एक। मतलब अगर स्पॉट में बाई है तो फ्यूचर में सेल, एक के बदले एक, दो के बदले दो, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए बोल रहा हूँ, आगे आएगा वो सब कॉन्सेप्ट भी, उसका टेंशन मत लीजिए, समझने के लिए बोल रहा हूँ। पर ये तो सर मार्केट के साथ बोल रहा है ना कि मार्केट वाला फ्यूचर कितना ले। अगर ये पोर्टफोलियो को हेज करना, इसमें नंबर ऑफ शेयर होगा, ऑब्वियस सा बात है, नंबर ऑफ शेयर होगा। पर सर यहां भी नंबर ऑफ शेयर है, बट ये मार्केट है ना, होल मार्केट है। जब ये होल मार्केट है और पोर्टफोलियो का बीटा 1.5 है, मतलब मार्केट में अगर 1% का भी चेंज हुआ, मान लेते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने सेल किया था, अगर 1% भी डाउन गया तो मेरा पोर्टफोलियो 1.5% डाउन जाएगा। तो मैं अपने लॉस को, सॉरी अपने गेन को, अब ऐसा बात है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट था तो यहां तो गेन होगा, तो ये लॉन्ग था, नीचे जाते यहां लॉस होगा। हमें अपने हेज करने का मतलब क्या होता है, जीरो पे आना, एक तरह से जीरो पे आने की कोशिश करना, ना मेरा गेन हो ना मेरा लॉस हो, ऐसा कोशिश करना, ऐसा संगम बनाना। ठीक है, मैं अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन रख सकूं उसी पोजीशन पे जितना पे है, 10,10,000 पे मेंटेन रख सकूं। कैसे करूंगा बताओ?
अगर मैं 10,10,000 को 252 से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर मिल जाएगा कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होगा। लेकिन क्या मेरा पोर्टफोलियो फुल्ली हेज रहेगा? नहीं रहेगा ना, कम हेज होगा। क्यों कम हेज होगा? क्योंकि वहां 1% का चेंज होगा, वहां गेन होगा, ऑब्वियस सा बात है। लेकिन यहाँ पे 1.5% का लॉस हो जाएगा, यहाँ पे 1.5% का लॉस हो जाएगा। वहां 1% का गेन होगा, 1.5% का लॉस हो जाएगा। वही अगर वहां पे 1% हाई चला गया तो वहां पे 1% का लॉस हो जाएगा और यहाँ पे 1.5% का गेन हो जाएगा। सब बोलेगा तो फायदेमंद है ना। तो बाबू ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता था, पोजीशन सेल था ना। तो ये होने का पॉसिबिलिटी भी उतना ही है जितना ये होने का पॉसिबिलिटी है। समझ में आया? दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो सट्टा ऐसे थोड़े खेलेंगे कि दोनों पॉसिबिलिटी में चलेंगे। सट्टा ऐसे खेलेंगे दोनों में मेरा ही फायदा हो। ठीक है, एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, वो अलग चीज है। ये थ्योरी है, थ्योरी तो चलता है कि हाँ प्री डिटरमाइंड यही होगा। एक्चुअल में तो कुछ हो सकता है। एक्चुअल में मार्केट एक दिन में 4,000 पॉइंट गिर सकता है, क्या कहोगे? ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज जो होगा, ऑब्वियस सा बात है, काहे कि हमको मार्केट के साथ ही निकालना है ना। मार्केट के साथ ही वो इंडेक्स फ्यूचर दिया हुआ है, वो जो होगा वो 1.5 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जितना बीटा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। तब वो पोजीशन सही ले पाएंगे। कैसे? अगर यहां पे हम 1.5 गुना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले ले, 1.5 गुना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले ले, 1.5 गुना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले ले, तो यहाँ पे 1.5 गुना गेन या लॉस हो सकता है, और यहाँ पे तो 1.5 गुना है ही। अब इस बात है 1.5 टाइम्स इफेक्ट होगा। आया समझ में? 1% चेंज होगा, पर ये वैल्यू 1.5 गुना है पहले से, 1.5 गुना है पहले से, तो यहाँ पे 1.5 गुना गेन हो जाएगा और यहाँ पे 1.5 गुना लॉस हो जाएगा। आया समझ में? पहले ये वैल्यू जो था, मान लो x था, तो उस पर 1% का डाउन गया था, और जब वो वैल्यू हम 1.5 गुना कर देंगे तो वहां पे गेन क्या हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। और यहाँ पे लॉस क्या होगा? वैसे बात है 1% चेंज होगा, 1.5 गुना लॉस होगा। इसीलिए हम जब वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज का बात करते हैं तो हम कहते हैं जो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है इनटू बीटा, इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिक्वायर्ड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये रिक्वायर्ड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या है? अभी इसका इस्तेमाल नहीं है, इसको छोड़ दो। अभी बस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो पे ध्यान रखो। डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो अब बताओ, पर ये वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज पे रुक जाओ। नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब निकालना होगा तब क्या होगा? तो नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज्ड डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज क्या है सर? और वैसा बात है 10,10,000 इंटू बीटा 1.5। वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अभी निकाला था 2,52,500, डिवाइड बाई 2,52,500। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जरा निकाल लीजिएगा। 10,10,000, 10,10,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 2,52,500, 6 कॉन्ट्रैक्ट। मुझे 6 कॉन्ट्रैक्ट इंटर करना पड़ेगा अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो फुल्ली हेज करना है। तो फिर ऐसे प्रूफ कर पाइएगा? आइए देखते हैं। सर पहले पोर्टफोलियो का वैल्यू था 10,10,000, मुझे 6 कॉन्ट्रैक्ट कहा, तो 2,52,500 गुने वो कर देते हैं 6 कॉन्ट्रैक्ट, कितना होगा निकाल लीजिए, निकालिए। 2,52,500 गुने 6 कॉन्ट्रैक्ट, सर 15,15,000। सेल है ना, ये बाई है,
ठीक है, ये बाई था, ये सेल है। इसका बीटा कितना था 1.5, ये मार्केट है, इसका बीटा कितना रहेगा 1। जरा वेट, जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना आता है, या फिर वेट निकाल लीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, आपको अपने आप वो अपना आंसर दे देगा। ठीक है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 15 लाख 15,000, और ये भी आ जाएगा 15 लाख 15,000। समझिए, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 0 हो गया। 0 का मतलब क्या होता है सर, बीटा क्या हो गया 0 हो गया। कैसे सर, ये 0 आ गया, डिवाइड किससे करेंगे सर, ये क्या आएगा माइनस 5,15,000 डिवाइड बाई -5,15,000। 0 डिवाइड समथिंग इक्वल टू 0, 0 डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बीटा क्या आ गया 0। बीटा 0 का मतलब क्या होता है कि दोनों परफेक्टली हेज हो चुका है। ये हल्का सा मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, नहीं करेगा, तो 0 क्यों आया, थोड़ा सा गलती हो गया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये गलत हो गया। इसको मैं आपको जब आगे पोर्टफोलियो पढ़ाऊंगा तो थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या आगे क्वेश्चन है एक इस पे, ठीक है, उस टाइम आपको इसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे थोड़ा वो गलत हो गया है। ठीक है, चलिए खैर इग्नोर करिए, वो आपको जब वो कॉन्सेप्ट आएगा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा उसको। वैल्यू 0 होने पर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू 0 होने पर दिक्कत हो जाएगा, 0 नहीं होना चाहिए था, वो नीचे आना चाहिए था उसको, लेकिन कुछ गलती हो गया होगा कैलकुलेशन में। खैर हटाइए, अपना यहाँ पे आइए। 6 कॉन्ट्रैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 6 कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है क्वेश्चन, आगे देखिए। क्वेश्चन आगे कह रहा है द गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न आउट 4,500 इन 3 मंथ। तो काफी सिंपल है। हमने सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था, शॉर्ट किया था। अगर बोल रहा है शॉर्ट किया था, उस टाइम कीमत क्या था 5,050। ऑब्वियस है सर, गिरने पे फायदा होता, और वो बोल भी रहा है सर 4,500 हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट 4 महीने बाद, तो गेन क्या हुआ। तो अगर हम बात करें गेन क्या हुआ, तो 5,050 माइनस 4,500, ऑब्वियस बात है गेन हुआ। सर एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 ठो है ना, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का गेन क्या हुआ। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है सर 6 ठो है, तो टोटल गेन क्या हुआ निकाल लीजिए। तो 5,050 माइनस 4,500 गुने 50 गुने 6, 1,65,000 का गेन हुआ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने के कारण। पर ऐसा होने पे मेरे पोर्टफोलियो में लॉस हुआ होगा, ऑब्वियस सा बात, नो डाउट। सर वो कैसे निकाले, सवाल आता है कितना डाउन गया, पहले ये निकालिए मार्केट कैसे हुआ, कितना डाउन गया। तो सर 5,050 से 4,500 गया, 5,050 माइनस 4,500 भागे 5,050, 5,050। सर RM निकल के आया गुने 100, 10.89%। सर उसका बीटा कितना था 1.5, इसका मतलब वो कितना ही जाएगा 16.33%, 34% मान लेते हैं, 16.34%। कितना था वो सर 10,10,000, 10,10,000 गुने 16.34%, 10,000 है ना, 16.34 आया। हाँ ठीक है, देख लिया 1,65,034 रुपया, 1,65,034 मेरा पोर्टफोलियो डाउन जाएगा। कैसे सर, हमने निकाला कि ये कितना डाउन गया, RM क्या हुआ, मतलब अगर ये डाउन गया 5,050 से 4,500 हो गया, तो मेरा RM क्या है
तो 16.34% है सर अप्रॉक्स। अगर ये 16.34 है और पोर्टफोलियो का बीटा 1.5 है, इसका मतलब सॉरी ये 10 पॉइंट समथिंग आया था ना, जो भी आया था 10 पॉइंट समथिंग आया था, एक बार देख लीजिएगा। इसमें अटक कहा गया, रुक जाइएगा रुक जाइएगा, अटक गया। ये क्या होता रहता है इसका। हाँ कितना आया देखिए एक बार, 10.89 आया था। अगर वो सर 10.89 आया था तो 1.5 टाइम होगा आपका पोर्टफोलियो का चेंज, पोर्टफोलियो का चेंज, ठीक है, पोर्टफोलियो कितना डाउन जाएगा। अगर वो 10.89% आरएम डाउन गया, आरएम नहीं है वो, आरएम डाउन गया, नहीं समझे, 10.89% अगर आरएम डाउन गया माने मार्केट डाउन गया, तो पोर्टफोलियो कितना डाउन जाएगा, पोर्टफोलियो कितना डाउन जाएगा सर, हमने निकाला 16.34%। अगर ये इतना डाउन जाएगा तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना था, 10,10,000 था। तो 10,10,000 का 16.34% से डाउन करे तो कितना आएगा सर, सेम आएगा, राउंडिंग के कारण वो 1,65,034 आ रहा था। देखा कैसे हमने अपना हेज कर लिया लॉस को। हमें डर था हमारे पोर्टफोलियो के गिरने का, तो हमने कैसे हेज कर लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जस्ट उल्टा पोजीशन लेके। खैर हमारा जो किताब का क्वेश्चन का आंसर वो यही खत्म हो गया था। ये क्यों बताया, ये बताया आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस को, लॉजिकल जो चीज है समझने के लिए दिमाग को क्वेश्चन बनाना इजी होता है। कब, जब आपको पता हो क्वेश्चन क्यों क्या क्या है कर रहा है, क्या रीजन है करने का, क्यों 1.65 निकालने का। वो बेसिकली कुछ कहना नहीं चाह रहा था। अगर आप उस क्वेश्चन को खुद से आगे बना पाते तो आप निकालते कितना डाउन गया मार्केट। अगर मार्केट इतना डाउन गया तो उसका 1.5% क्या होगा, सॉरी 1.5 टाइम्स क्या होगा, ये बीटा ये था। तो पोर्टफोलियो मेरा डाउन जाएगा 16.34%। अगर पोर्टफोलियो का वैल्यू 10,10,000 है, 16.34% कितना होगा 10,10,000 का, एग्जैक्ट 1.65 आएगा। सर ये मैच क्यों कर रहा है, ये मैच इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग थ्योरी में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में काम नहीं करता, ये थ्योरेटिकल काम कर रहा है, प्रैक्टिकल में कभी काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो कि काफी इजी है। तो काफी इजी है क्यों, समझना। द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड आज 300 रुपया, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 0.8% पर मंथ, और ये पर मंथ ही है, ठीक है, पर एनम नहीं मानना इसे। 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 312 पे। सर इससे हमको पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा हिसाब किताब कि बोलेगा थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस क्या है आप निकालिए, ऑब्वियस सी बात है बोलेगा। और फिर सर बोलेगा आर्बिट्राज स्ट्रेटजी बनाइए, बोलेगा ही बोलेगा। और बोले रिस्कलेस प्रॉफिट क्या होगा 3 मंथ में, और डिविडेंड का वाला केस यहाँ पर नहीं है 3 मंथ में। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अभी कुछ देर पहले भी इस तरह क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो बार बार एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या फायदा। वैसे आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं सिंपल इंटरेस्ट ही फॉलो करूंगा, ऑब्वियस सा बात, पर मंथ दिया है, ठीक है। तो देखिए क्या किया, सीधा इसे चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, 3 मंथ 1 पॉइंट, जब भी 0.08% दिया, ऑब्वियस सा बात है, कितना परसेंट दिया था 0.8%, तो कितना हो जाएगा 0.8% इज इक्वल टू 0.008 डिवाइड बाई 100, 0.008। कोई दिक्कत। अब ये यूज किया कंपाउंडिंग का, ऑब्वियस समझ गए मंथली रेस्ट है, अगर पर मंथ दिया हुआ था तो हम लोग मंथली रेस्ट मान के सॉल्व किया क्वेश्चन को। 307.26। अब 307 है 312, ऑब्वियस सा बात है, दुकान में सेब खरीदने गए हो, तुमको ना 307 रुपया होना चाहिए, सामने वाला बोल रहा 312 रुपया में बेचेगा वो, तो तुम भी क्या करोगे, बाय नहीं करोगे, तुम भी उसको बेचिए, दो लो भाई तुम ही खरीद लो 312 में। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सेल। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल होगा तो स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बाय। उसके बाद तो ये बस सबको डिजाइन करना था, और आपको ये मैंने डिजाइन करना बता दिया था कैसे डिजाइन करना है। ये ऐसे करता है, हम लोग अपना लंबा फॉर्म बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्लियर रहता है। इसका ये जो वर्डिंग है कंफ्यूज करता है लोगों को, ये स्क्वायरिंग आप वहीं पे करता जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत।
अब जहां तक बात आया क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर 5 समझ गए थे तो 7 का स्टैंडर्ड वर्जन है। वहां पे बड़ा जस्टिफाई करो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने के कारण आपका जो लॉस हुआ पोर्टफोलियो में, वो शॉर्ट पोजीशन लेने का, मैंने सेल पोजीशन जो फ्यूचर में लिया उसके कारण बैलेंस आउट हो गया, बैलेंस आउट हो गया। हमने सर इसके पहले ही जिसको जस्टिफाई किया था वो जस्टिफिकेशन हमसे मांग लिया। यहां हमने क्वेश्चन ने कहा नहीं था, फिर भी जस्टिफाई किया था कि कैसे बैलेंस आउट हो गया। अब सर क्वेश्चन ही बोल रहा है जस्टिफाई करिए कैसे बैलेंस आउट हो गया, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली जाएंगे पहले क्वेश्चन में और क्या जाके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है म्यूचुअल फंड इज द होल्डिंग द फॉलोइंग एसेट, 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसका, और कैश और बैंक बैलेंस है 10। ये क्या होता है? ये सर रिस्क फ्री होता है, इसका बीटा 0 होता है। अब इस क्वेश्चन में एक गलती थी। गलती क्या थी? उसने बोला पोर्टफोलियो का बीटा 1.1 है, और वो 1.1 इसी इक्विटी का बीटा मान लिया, इस इक्विटी का बीटा मान लिया। अगर पोर्टफोलियो के बीटा निकालने का बात किया जाए तो ये 90 इंटू 1.1 और 10 इंटू 0.1 कितना होगा यार? निकालिएगा। 90 इंटू 1.1 इक्वल्स टू 99 और 10 इंटू इक्वल्स टू 0, 99 हो जाएगा। डिवाइड बाई 100, 9.90 होना चाहिए था पोर्टफोलियो का बीटा, सॉरी 0.99 होना चाहिए था पोर्टफोलियो का बीटा, 0.99। लेकिन इस क्वेश्चन में बीटा ऑफ इक्विटी शेयर पोर्टफोलियो इज 1.1 ऐसा लिखा। तो पोर्टफोलियो तो लिखा, पर वो सिर्फ बोलना चाह रहा था कि इस इक्विटी का ही बीटा 1.1 है, पोर्टफोलियो का बात नहीं किया वो। तो किसका बीटा 1 बोला? इक्विटी का बीटा 1.1 है। इंडेक्स का फ्यूचर 4300 पे चल रहा है, ठीक है। फंड मैनेजर अप्रीहेंड दैट इंडेक्स विल फॉल एट अ मोस्ट बाई 10%, इंडेक्स 10% से गिरेगा, वो एस्टिमेट कर रहा है, ठीक है। हाउ मेनी इंडेक्स फ्यूचर ही शुड शॉर्ट फॉर परफेक्ट हेज, वन इंडेक्स फ्यूचर कंजिस्ट 50 यूनिट। कुछ नहीं करेंगे सर, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज। अब तो उतना भी नहीं करना सर, सीधा समझ में आ चुका है हमको। एक चीज सर, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज होता है, और उसमें सर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना था आपका? अब बताइएगा जरा, 90 ले कि 100 ले? बताइए, 90 ले कि 100 ले? क्या ले? क्या कैश को हेज करना जरूरी है? क्या कैश को हेज करना जरूरी है? आप खुद सोचिए, क्या कैश का हम लोग हेजिंग करेंगे? अरे ये तो रिस्क फ्री है, इसका हेजिंग थोड़े होगा मार्केट में यार। रिस्क फ्री के लिए कोई हेजिंग करता है? नहीं करता ना। तो हेजिंग किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है उसका हेजिंग होगा। इसलिए वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज क्या होगा? जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो, उसका बीटा कितना है? 1.1। तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज कितना आ जाएगा? ठीक है, 90 करोड़ था, 90 लाख नहीं था, 90 करोड़ था। कितना आ जाएगा बताइए? तो 90 गुने 1.1, 99 करोड़ हो जाएगा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो टू बी हेज, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर सेलिंग हो रहा है 43 पे, वो तो रेट दे दिया आपको, और एक में 50 यूनिट। तो वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अरे इतना इजी क्वेश्चन होता है फ्यूचर का, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन फ्यूचर का ही होता है, समझे? सबसे इजी क्वेश्चन फ्यूचर का ही होता है। वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा? 4300 गुने 50। यहाँ तो ये निकालना भी नहीं था, क्या है यहाँ दिए हुए थे। तो 4300 गुने 50, 2,15,000। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा? कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा बताइए? कुछ नहीं सर, ये जो 99 करोड़, 99 लिख लिया कैलकुलेटर में, गुने 1 करोड़ कर देंगे, हो गया लाख, 10 लाख करोड़, कितना हो गया? निकल गया, भागे 2,15,000। सर 4,604.65, राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, 4,605 कॉन्ट्रैक्ट। अब खुद सोचिए, अगर वो 10% गिरने का बात कर रहा तो पोर्टफोलियो कितना गिर जाएगा? इसमें कोई इंपैक्ट आएगा? इसमें कोई इंपैक्ट आएगा?
नहीं सर, पोर्टफोलियो मेरा कितना गिर जाएगा बताइएगा थोड़ा। ये 90 करोड़ जो है ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा कितना, 10% गिरेगा, 10% गिरेगा तो कितना गिरेगा, 90 करोड़ अगर 10% गिरा तो 9 करोड़, 90 करोड़ अगर 10% गिरा तो कितना होगा, सॉरी 10 नहीं गिरेगा वो, आइए यहाँ पे आइए, गलती हो जाएगा नहीं तो। इक्विटी का जहां तक बात है सर, उसका बीटा 1 था। अगर हम कह रहे हैं कि मार्केट मार्केट 10% गिरने का चांस है, तो हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियस सा बात है शॉर्ट किया है, क्यों कि ये लॉन्ग था, स्पॉट लॉन्ग था, फ्यूचर क्या किया होगा, शॉर्ट किया होगा। जहां तक बात है गिरने का, अगर ये गिरा तो सर ये आरएम अगर 10% से है तो मेरा जो इक्विटी है वो कितना गिरेगा, उसका बीटा 1.1 है, तो सर वो 11% से गिरेगा, आया समझ में, वो गिरेगा 11% से। अगर वो गिरेगा 11% से तो ये जो 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये कितने परसेंट से गिर जाएगा, क्या समझे, आया समझ में, ये 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा यार, कुछ ठीक है, 9 करोड़ 90 लाख। और अगर वो करा मेरा फ्यूचर 10% से गिरेगा, क्योंकि मार्केट डिपेंड कर रहा है वो 10% से, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 4,300 माइनस 10%, क्या निकल के आता है, 4,300 माइनस 10%, सर 3,870 रुपया हो जाएगा। अगर 3,870 रुपया हो जाएगा तो गेन क्या होगा, सर सिंपली सर आप 10% ही 4,300 का निकालते हैं तो भी आंसर आता, पर मैंने आपको कहा कि वो प्राइस क्या हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, 3,870 हो जाएगा, और बस सा बात। एक में कितना कॉन्ट्रैक्ट था, 50 था ना, कितना कॉन्ट्रैक्ट किए थे, 4,605, जरा निकाल के देखिए। इस केस में हमारा लॉस हुआ है, इस केस में गेन कितना हुआ, तो 4,300 माइनस 3,870 गुने 50 गुने 4,605, लगभग लगभग सेम ही आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 99,007,500, कोई दिक्कत, सेम ही है, 7,500 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। जब बात 99 करोड़ की हो तो इतना तो चलेगा, 9 करोड़ की हो, 9 करोड़ है, 9,90,07,500, कोई दिक्कत। तो उसी को जस्टिफाई किया है इसने, यहाँ पे इसने डिसिमल में रखा है, तो 9.90 9.90 दोनों का आंसर आ गया, ठीक है, 1 करोड़ से डिवाइड कर दिया है 9.90 करने के लिए, और कुछ नहीं किया है, कंफ्यूज मत हो। ये आंसर निकाला उसका उसी तरह से, 4,300 का 10%, वैसे भी आंसर कर सकते थे, पर मैंने कहा फ्यूचर का प्राइस क्या होगा, अगर वो बोला 10% गिरेगा तो फ्यूचर का प्राइस कितना, 3,870 हो जाएगा, तो गेन क्या होगा, पोजीशन सेल था तो गेन होगा, गेन कितना होगा, तो 1 यूनिट पे गेन इतना हुआ, ठीक है, तो 50 यूनिट है एक कॉन्ट्रैक्ट में तो कितना गेन हुआ, 4,605 कॉन्ट्रैक्ट है तो कितना गेन हुआ, समझ में, कोई दिक्कत, समझ गए, कितना इजी था। यही चीज हमने पिछले वाले क्वेश्चन में खुद निकाल के किया था कि कितना मार्केट गिरा, कितना मार्केट गिरा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये उसी का एक चीज है, वो जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, समझे। इसको सॉल्व करने के लिए समझने थोड़ा वो समय देना पड़ेगा, इसको अभी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 9 में पता नहीं क्या है, देख लो एक बार। 9 और 10 हम लोग देख लेते हैं, 10 भी वो समझना पड़ेगा थोड़ा सा। 9 नंबर देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, अगर 9 में कोई इजी क्वेश्चन है तो ठीक है, तुमको 8 जो है और जो 10 है इसके लिए कल आराम से समझेंगे, ठीक है। 9 में क्या था, विच पोजीशन ऑन इंडेक्स फ्यूचर गिव अ स्पेक्टिकुलर
सॉरी स्पेकुलेटर अ कंप्लीट हेज, ठीक है, कंप्लीट हेज करना अब ऐसा बात। द शेयर ऑफ राइट लिमिटेड इज गोइंग टू राइज। अगर तुमको लग रहा है कि स्पॉट मार्केट राइज करने वाला है तो तुम स्पॉट मार्केट में क्या करोगे, अब ऐसा बात है बाइक। तो ही हैज लॉन्ग पोजीशन ऑफ कैश मार्केट कहो या स्पॉट मार्केट कहो, उसी का दूसरा नाम है। 50 लाख, और सर उसने लॉन्ग किया भी, बाई हमने कहा और उसने लिया वही पोजीशन। बीटा 1.25, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। मुझे बताना क्या है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या करोगे। तो अगर स्पॉट में बाई है तो फ्यूचर में क्या करेंगे, लॉन्ग, ऑब्वियस बात। द शेयर ऑफ रॉन्ग लिमिटेड इज गोइंग टू डेप्रिसिएट। अगर मेरा स्पॉट मार्केट गिरने वाला है तो वहां हम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है सेल करेंगे, गिरने वाला तो सेल करेंगे। ये जो शॉर्ट पोजीशन, अब बोला भी वही चीज, शॉर्ट पोजीशन है कैश मार्केट में। अगर शॉर्ट पोजीशन ले लिया तुमने स्पॉट मार्केट में तो तुम फ्यूचर में क्या करोगे, ऑब्वियस सा बात है लॉन्ग लोगे या बाई लोगे, ठीक है। तो यहाँ गलती दिखा गया, लॉन्ग नहीं शॉर्ट होगा, सेल करेगा, ठीक है। अगर स्पॉट मार्केट में लॉन्ग पोजीशन है तो फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट या सेल कर लो, जो करना है। तो यहाँ अगर सेल या शॉर्ट है स्पॉट मार्केट में तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई या लॉन्ग। अब बोल रहा है कि स्टैग्नेंट है ना, मतलब कि हिलने डुलने वाला नहीं है, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, स्टैग्नेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और आगे बोला कि उसका शॉर्ट पोजीशन है कैश मार्केट में। अगर कैश मार्केट में सेल पोजीशन ले लिया, शॉर्ट पोजीशन ले लिया, तो फ्यूचर मार्केट में क्या लेगा, ऑब्वियस सा बात है लॉन्ग, जस्ट उल्टा। ये तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप का था, जहां एक ही कॉन्सेप्ट था, सर स्पॉट बाई है या सेल है तो फ्यूचर क्या हो जाएगा, सेल या, और सेल है तो बाई। बाई को हम लोग लॉन्ग भी कहेंगे, सेल को हम लोग शॉर्ट भी कहते हैं, सेल को हम लोग शॉर्ट भी कहते हैं, बाई को हम लोग लॉन्ग भी कहते हैं। तो इतना ही है डेरिवेटिव आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ खास हार्ड नहीं है, काफी इजी कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही।